अच्छा, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात चल रही थी। और ये जो लॉज ऑफ मोशन हैं ये फिज़िक्स के हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है। मतलब यू कैन से अर्थ शेकिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो भाई क्या अब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जान लिए हैं, तो इसका मतलब फिर हम भी अर्थ को हिला सकते हैं, दुनिया को हिला सकते हैं जब हमने लॉज ऑफ मोशन जान लिए हैं। और ये लॉज ऑफ मोशन ऐसा बोला जा रहा है कि अर्थ शेकिंग टाइप के थे जब पता चले थे, और आज भी उनका उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो इट मीन्स अगर ये लॉज ऑफ मोशन हमने जान लिए तो हम भी अर्थ शेकिंग कैपेबिलिटी रखते होंगे। तो चलो हम लोग भी हिलाते हैं दुनिया को। तो सपोज़ ये है अर्थ, ठीक है, और एक मास बॉडी सपोज़ हमने ले लिया, इसका मास ले लिया 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम मान लो ले लिया, और सपोज़ ये 100 मीटर हाइट से गिर रहा है, 100 मीटर हाइट से ये गिर रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन। अगर ये मास बॉडी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अर्थ पर ये मास बॉडी भी लगा रहा होगा। जो आधा किलो का मास है हमारा, वो भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा होगा जितने फोर्स से अर्थ इस मास बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अर्थ जिस फोर्स से मास बॉडी को अपनी तरफ खींचता है वो कितना होता है? तो हमें पता ही है, फोर्स ऑन द मास बॉडी m ड्यू टू अर्थ। अर्थ ने इस मास बॉडी पर कितना फोर्स लगाया? mg, इतना लिखते हैं। 0.5 किलोग्राम इसका मास है और एक्सेलरेशन ऐसे तो 9.8 रहता है, बट हम चलो 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए। तो कितना फोर्स आ गया? 5 न्यूटन, इतना फोर्स आ गया। क्या इतना ही फोर्स ये मास बॉडी इस अर्थ सरफेस पर लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यही बोलता है। तो अगर सेम फोर्स लगा रहा है तो अर्थ की तरफ ये मास बॉडी गिर रहा है, क्या अर्थ भी मास बॉडी की तरफ जाएगा? जैसे मास बॉडी इस फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है अर्थ सरफेस की तरफ, क्या वैसे ही अर्थ भी मास बॉडी की तरफ जाएगा? देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 5 न्यूटन फोर्स अर्थ ने मास बॉडी पर लगाया। अगर एक्शन और रिएक्शन लॉ सही है, सही तो है ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई नेगोशिएशन भी नहीं है, सही होगा कि नहीं होगा वो तो होगा ही। बट देखते हैं उससे क्या होगा। तो इस मास बॉडी को यहाँ से यहाँ गिरने में कितना टाइम लगेगा ये पता कर लेते हैं। और कितना एक्सेलरेशन तो पता ही है, जी एक्सेलरेशन से गिरेगा, कितना टाइम लगेगा ये पता करते हैं। तो कैसे टाइम पता लगेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो। इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर इस मास बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कर दिया जाए, फ्री फॉल के लिए इसको ड्रॉप कर दिया जाए, तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम कैसे निकालोगे? डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है, तो ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो। GT² AT² कुछ भी लिख लो, A बराबर G है इस केस में। तो U तो 0 है, डिस्टेंस है 100 मीटर, 1/2, चलो 10 ले लिया, T²। तो T² बराबर आएगा कितना? ये 10 डिवाइड हो गया, T² आ गया 20, तो T आ गया √20, लगभग 4.47 सेकेंड, चलो 4.5 सेकेंड मान लो। इतना टाइम में ये मास बॉडी अर्थ सरफेस पर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम हमने निकाला क्यों है? ये टाइम हमने इसलिए निकाला है कि जितना टाइम, ये देखने के लिए कि जितना टाइम मास बॉडी को अर्थ सरफेस पर आने में लगेगा, ये डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, उतना ही टाइम इधर से अर्थ को उस मास बॉडी तक जाने में लगेगा। तो ये टाइम हमारे उस कैलकुलेशन में काम आएगा जिसमें हम ये निकालेंगे कि अर्थ सरफेस कितना, इतने ड्यूरेशन में अर्थ
कितना इस मास बॉडी की तरफ गया। तो ये हमने जब इक्वेशन यूज़ किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मालूम था, टाइम निकालना था, एक्सेलरेशन मालूम था। अब अर्थ के लिए, फॉर अर्थ डिस्टेंस कितना, अर्थ कितना उस तरफ गया होगा इसी टाइम ड्यूरेशन में, ये हमें पता करना है। तो हमें एस पता करना है, टाइम हमें मालूम है, इतने ही टाइम में कितना अर्थ इस मास बॉडी की तरफ गया होगा ये पता करना है। टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा वो नहीं पता है। वो पता होने से ही हम ये इक्वेशन में यूज़ कर पाएंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कैसे निकाला जाए, फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उतना ही होगा जितना अर्थ ने इस मास बॉडी पे लगाया, यानी कि mg। थर्ड लॉ यही तो बोलता है कि मास बॉडी को अर्थ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अर्थ पर ये मास बॉडी भी लगाएगा। तो वो फोर्स तुमने निकाला था अभी 5 न्यूटन। अर्थ का मास है लगभग 6 इंटू 10⁻24 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, लगभग इतना है। तो एक्सेलरेशन अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटू 10⁻25। कैलकुलेट कर लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है करना, हमें अभी बस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो एक्सेलरेशन अर्थ का पता चल गया इतना है, टाइम इतना है, तो कितना डिस्टेंस चला होगा। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अर्थ टुवर्ड्स द मास बॉडी की तरफ अर्थ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s 1/2 at², नॉट g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दिस मास बॉडी था, यहाँ तो एक्सेलरेशन हमने ये निकाला है। तो कितना हो गया 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ 8 इंटू 10⁻25 और t² ये रहा 20, तो ये डिवाइड किया, ये हो गया 10 और इधर आ जाएगा कितना 8 इंटू 10⁻25 इंटू 10, तो आ गया 8 इंटू 10⁻24 और ये क्या था डिस्टेंस, तो यूनिट हो जाएगा मीटर। ठीक है, अर्थ पर भी उतना ही फोर्स लगा जितना अर्थ ने मास बॉडी पर लगाया। और जैसे ये मास बॉडी एप्पल था, मान लो न्यूटन की बात कर रहे हैं तो एप्पल की बात ना करें, ऐसा कैसे होगा। हाँ बस एप्पल आधे किलो का नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। तो मास बॉडी 100 मीटर टुवर्ड्स अर्थ चला, उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था अप्रॉक्सीमेटली। और अर्थ पर भी क्योंकि उतना ही फोर्स लगा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो अर्थ भी मास बॉडी की तरफ चला, बट एक्सेलरेशन बहुत ही छोटा था 8 इंटू 10⁻25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसीलिए उस टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अर्थ 8 इंटू 10⁻24 मीटर इतना डिस्टेंस हुआ। अब 10⁻24 मीटर ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है ये, इसको पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब अर्थ ने मास बॉडी को अट्रैक्ट किया तो मास बॉडी ने भी अर्थ को सेम फोर्स से अट्रैक्ट किया। अर्थ में कुछ एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन बहुत छोटा था क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो अर्थ पर भी फोर्स लगा, उसमें भी एक्सेलरेशन आया, उसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ भी इस मास बॉडी की तरफ खिंचता है और उस तरफ एक्सेलरेट होता है और आगे भी बढ़ता है। इट मीन्स अर्थ इधर गया, ये तब की बात है जब मास बॉडी ऊपर से गिर रहा है। लेकिन मास बॉडी ऊपर गया कैसे होगा, हमने उसे ऊपर फेंका होगा। तो जब मास बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका था तो एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे स्केट बोर्ड होता है, अगर आगे जंप करोगे तो स्केट बोर्ड पीछे जाएगा
नाव से अगर जंप करोगे, बोट से अगर जंप करोगे नदी के किनारे पे, तो तुम आगे जाओगे, बोट पीछे जाएगा। ये सब एक्शन एंड रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो यहाँ भी जब मास बॉडी को अगर ऊपर फेंका जाएगा तो अर्थ भी पीछे जाएगा, जैसे एक्शन एंड रिएक्शन में होता है। अगर मास बॉडी को ऊपर फेंका, नाव से तुम आगे की तरफ जंप किए तो नाव पीछे गया, स्केटबोर्ड से आगे जंप किया तो स्केटबोर्ड पीछे गया। वैसे ही जब मास बॉडी अर्थ सरफेस से ऊपर गया तो अर्थ भी पीछे की तरफ गया होगा, बिल्कुल जाएगा, कैलकुलेशन से पता चल रहा है। भले ही बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब अगर हम एक एप्पल ले लें, एप्पल, न्यूटन की बात हो रही तो एप्पल तो ज़रूरी है। अगर एप्पल को ऊपर फेंकोगे ऐसे, तो इसका मतलब है कि अर्थ किधर की तरफ जाएगा। जब एप्पल ऊपर तो अर्थ किधर, नीचे की तरफ, और जब एप्पल नीचे आ रहा है तो अर्थ किधर, एप्पल की तरफ। इसका मतलब सिर्फ एक एप्पल को उछाल कर पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। ऊपर एप्पल उछाला, अर्थ नीचे गया, जब एप्पल नीचे आया तो अर्थ वापस ऊपर आया, अर्थ हिल रहा है, पता चल रहा है, दुनिया हिला रहे हैं हम इस एप्पल को उछाल के। ठीक है, तो ये दुनिया हिलाने वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। दुनिया को हिला दिया तुमने खाली एक एप्पल को उछाल कर।